हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो वाइवा में और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपके बोर्ड लेगा स्कूल में, उन सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, कई बार देखा गया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली थ्योरी पेपर में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए ताकि थ्योरी पेपर में भी आपको इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डील करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड फर्स्ट ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर, देन ही वुड ऑब्जर्व दैट। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट एसिटिक एसिड को ब्लू लिटमस पेपर में एक बार और एक बार रेड लिटमस पेपर पे डाल रहा है, तो क्या वो ऑब्जर्व करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो एसिटिक एसिड है, यानी कि एसिड को अगर हम लोग ब्लू लिटमस में डालते हैं तो क्या होता है, और अगर हम लोग एसिड को रेड में डालेंगे तो क्या होगा। तो एसिड का बिहेवियर क्या होता है, एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, यानी ब्लू को अगर रेड में चेंज कर देता है उसे हम एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा और रेड में इसका कोई असर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर बट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। यहाँ पर समझ में आ गया, ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड हो जाएगा एसिड के केस में। बेस के केस में क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, वाइल स्टडिंग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन द फॉलोइंग कमेंट्स वेयर नोटेड डाउन बाय द स्टूडेंट्स। सैपोनिफिकेशन जो रिएक्शन होता है, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें हम लोग सोप बनाते हैं, उसमें एक बच्चे ने कुछ रिएक्शन किया है, उसके बाद कुछ रिजल्ट को नोट किया है। आपको बताना है चारों में से कौन सा जो रिजल्ट है वो सही बच्चे ने नोट किया है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, CH3COO C2H5 प्लस NaOH गिव्स यू C2H5OH प्लस CH3COONA। ये आपका रिएक्शन हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी बातें इसमें से सही है। सबसे पहला चीज़ है, सोप इज़ अ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या जो सोप है वो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। सेकेंड है, द रिएक्शन मिक्सचर इज़ बेसिक इन नेचर। क्या ये जो रिएक्शन हो रहा है वो बेसिक इन नेचर है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। उसके बाद है, इन दिस रिएक्शन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने हीट के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया कि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, दिस रिएक्शन इज नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे आता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर CH3COO और C2H5 में NaOH डाले तो यहाँ से OH इसमें आ गया और Na कहाँ गया, CH3COO Na बन गया। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया, 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया, और ये 2 बातें जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर 1 and 2 ओनली, यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइल प्रिपेयरिंग सोप अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इज जनरली एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी पर्पस ऑफ एडिंग कॉमन सॉल्ट। हम लोग जब सोप बनाते हैं तो कॉमन सॉल्ट को डालते हैं, तो हम लोग कॉमन सॉल्ट को क्यों डालते हैं, इसका बेसिक रीज़न क्या है। तो दोस्तों, कॉमन सॉल्ट को डालने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, टू फेवर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। सोप के प्रेसिपिटेशन को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, कई बच्चे पूछेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मान के चलिए आप इस ग्लास में कुछ रिएक्शन कर रहे हैं और लास्ट में कुछ यहाँ पे नीचे में बॉटम पे कुछ जम करके नीचे बच जाए, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो आपका जम जाता है बॉटम पे, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो हम लोग जो सॉल्ट को डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप को बढ़ाने के लिए डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टेक्स 4 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच of 4 test tubes 1, 2, 3 and 4 and then dissolves an equal amount of 4 different salts namely NaCl,
CaCl2, MgCl2 and KCl in fourth. He then adds 8 drop of given soap solution to each test tube and checks the content of the test tube 10 times. In which test tube will enough leather form be formed? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो बच्चा है वो 1 2 3 4 कुछ टेस्ट ट्यूब लिया है, ऐसे ऐसे करके 4 टेस्ट ट्यूब, और उन चारों टेस्ट ट्यूब में एक में NaCl, एक में CaCl2, एक में MgCl, एक में KCl डाला है और उसमें 8 ड्रॉप्स सोप का सॉल्यूशन डाला है। तो अब बताइए कि उनमें सबसे ज़्यादा लेदर किस में बनेगा? सबसे ज़्यादा लेदर यानी कि फोम समझते हैं, जो फेन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में बनेगा? तो फेन सबसे ज़्यादा किस में बनेगा? बिल्कुल आपका 1 और 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस में बनेगा? NaCl में और KCl में। दोस्तों आप सभी को पता है कि NaCl और KCl के केस में सबसे ज़्यादा फोम बनेगा और CaCl2 और MgCl2 में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इससे प्रेसिपिटेट बन जाता है। जब आप इन दोनों में सोप सॉल्यूशन को डालेंगे तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बनने की वजह से यहाँ पे फोम जो लेदर होता है वो कम बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। NaCl और KCl के केस में ज़्यादा फोम बनेगा क्योंकि CaCl2 और MgCl2 जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, वो आपके जो फोम को कम कर देगा और वहाँ पे प्रेसिपिटेट रिएक्शन बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A student was asked to observe and identify the various parts of an embryo of a red kidney bean seed. He identifies the parts and listed them under. अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्टूडेंट को रेड किडनी बीन दिया गया, उसका पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने दिया गया। तो यहाँ पर उसने कुछ 5 नामें लिखी है। आपको बताना है 5 नामों में से कौन सा जो पार्ट्स है वो रेड किडनी बीन का एम्ब्रियो में आता है। तो हम यहाँ पर आपके लिए एक ड्राइंग बना करके दिखा दिए ताकि आपको करेक्ट बातें समझ में आ जाए। तो ये आपका रेड किडनी बीन हो गया और इसमें जो जो पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स को यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है। प्लीम्यूल होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉटिलिडन हो गया, एपिकोटाइल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, रेडिकल हो गया, सीड कोट, उसके बाद क्या कॉटिलिडन हो गया, सीड कट ओपन, ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि टेगमेन और टेस्टा नाम से कोई चीज़ यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5। तो यहाँ पे 3 और 4 और 5 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो 5th का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी में 3, 4, 5 जो भी है वो सारे आपको रेड किडनी बीन्स में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स अ शार्प इमेज ऑफ अ डिस्टेंट विंडो W of the school laboratory on the screen S using the given concave mirror to determine its focal length. Which of the following distance should he measured to get the focal length of the mirror? अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्टूडेंट है जो कि विंडो का आपका इमेज ले रहा है कनकेव मिरर से। तो कनकेव मिरर से इमेज ले रहा है और इमेज कुछ इस जगह पे बन रहा है, ठीक है, क्लियर इमेज है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा चीज़ जो पार्ट है वो उस मिरर का आपका मिरर का फोकल लेंथ को बताएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ आया, मिरर पे टकराया और यहाँ पर आकर के एकदम क्लियर इमेज बना रहा है। इसका मतलब यही इसका फोकस होगा, इसका मतलब मिरर का फोकस यही कुछ होगा। तो इसका डिस्टेंस कैसे नापेंगे? S और M, ये जो पार्ट हो गया S और M यानी M और S भी आप इसे लिख सकते हैं। जो B पार्ट हो गया यही इसका क्या हो गया? B पार्ट ही इसका फोकल लेंथ हो गया। तो फोकल लेंथ के लिए हम लोगों ने क्या किया? M से S का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नापा क्योंकि यहीं पे इसका क्लियर इमेज बन रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा MS। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ पी सीड गिवन बिलो आर द इसेंशियल स्टेप्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि पी सीड यानी मटर के दाने का जब एम्ब्रियो का स्टडी करने के लिए उसको कौन कौन सा स्टेप्स को करना होगा। तो ये 4 स्टेप्स दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा फिर कौन सा स्टेप बाद में आएगा। सबसे पहला चीज़ है सोक द पी सीड्स इन प्लेन वाटर एंड कीप देम ओवरनाइट। फिर है कट ओपन द सोक्ड सीड एंड ऑब्जर्व इट्स डिफरेंट पार्ट्स। टेक सम पी सीड इन पेट्री शीट डिश। उसके बाद है ड्रेन द एक्सेस वाटर, कवर द सीड्स विथ अ वेट कॉटन क्लॉथ एंड लीव देम एज इट फॉर अ डे। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों जो सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, सबसे पहले तो हम लोग पी सीड्स को लेंगे यानी ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद उसको हम लोग पानी में भिंगाएंगे, तो ये नंबर 2 पे आ गया। उसके बाद 3rd नंबर क्या करेंगे? जो एक्सेस वाटर है उसको हम लोग वापस से ड्रेन कर देंगे यानी हटा देंगे
और लास्ट पार्ट आपका हो गया, उसको हम लोग कट करेंगे और उसके बाद एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। तो करेक्ट सीक्वेंस ये 3 1 4 2, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 1 4 2। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारे जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल पूरे लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स ऑन अ स्क्रीन द शार्प इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट द फार्दर एंड लेबोरेटरी टेबल यूजिंग अ कनकेव मिरर। फॉर गेटिंग बेटर वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर द टीचर सजेस्टेड टू हिम टू फोकस द सन, व्हाट शुड ही डू। यानी कि एक स्टूडेंट है, वो क्या किया है, एक कैंडल के फ्लेम के थ्रू वो फोकल लेंथ जानना चाहता है इसका मिरर का। लेकिन एक जो उनके टीचर है उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, तुम सन के थ्रू करो। यानी कि सन का रेज जब पूरा पैरेलल आएगा, वहाँ से जिस जगह पे सन का ड्राइंग बनेगा ये उसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो उसको इस कंडीशन के लिए क्या क्या उसको चेंजेस करना होगा अपने एक्सपेरिमेंट में। तो 8 नंबर में दोस्तों उसको करना क्या होगा, सबसे पहले क्या उसको मिरर को स्क्रीन से हटाना होगा। बिल्कुल नहीं, स्क्रीन से मिरर को हटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मूव द मिरर टुवार्ड्स द स्क्रीन, क्या उसको स्क्रीन के टुवार्ड्स ले जाना होगा। तो दोस्तों 8 नंबर का जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर मिरर को स्क्रीन के तरफ उसको ले जाना होगा। यानी कि जो स्क्रीन उसने जो सेलेक्ट करके रखा था स्क्रीन को, और ये जो उसका मिरर था उसको क्या करना होगा, उसके पास में ले जाना होगा। इससे क्या होगा, क्लियर इमेज आ जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट यूज्ड अ डिवाइस एक्स टू ऑब्टेन फोकस द इमेज ऑफ अ वॉल illuminated distance building on a screen as shown below in the diagram. Select the correct statement of the device X. दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि एक लेंस लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक लेंस लिया गया है और लेंस के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का ये लाइट आ रहा है वहाँ से, और यहाँ पर आपका कुछ इमेज बन रहा है। इससे अब आपको समझना है कि कुछ कंडीशंस दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला, द डिवाइस इज़ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्या ये कनकेव लेंस है? सबसे पहले तो हमको पता है कि ये लेंस तो है क्योंकि यहाँ से लाइट पार हो रहा है, तो ये लेंस तो पक्का है। लेकिन क्या ये कनकेव है? दोस्तों कनकेव लेंस का कंडीशन आपको पता है कि जब लाइट इधर से जाता है तो ये लाइट डाइवर्ज हो जाता है, यानी रेज डाइवर्ज होता है। तो यहाँ पे तो डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। द डिवाइस इज़ अ कन्वेक्स मिरर, मिरर तो है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। द डिवाइस इज़ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब भैया कन्वेक्स लेंस तो है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है वो क्या हो गया, कन्वर्ज हुआ, तो कन्वेक्स लेंस है। लेकिन क्या इसका जो फोकल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है? तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो कन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 9 का डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। वाइल डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस यू ट्राई टू फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑन द स्क्रीन। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट शुड बी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जब हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं कन्वेक्स लेंस का, यानी कि ये जो कन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ जब हम लोग निकालते हैं तो जो स्क्रीन पे जो आपका इमेज बनेगा वो किस तरह का इमेज बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड बनता है। कैसे? ये मान के चलिए आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से जब रेज आता है तो आप देखे होंगे इसके फोकस पर सभी कुछ इमर्ज हो जाता है। तो इस पॉइंट पे इमेज क्या हो गया, बहुत छोटा बना और यहाँ पे इन्वर्टेड बनता है। तो क्या याद रखना है, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म फॉर अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन एंगल ऑन एनालाइजिंग द रेज डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ही लाइक्स टू ड्रॉ। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ये जो डायग्राम बनता है, ये जो आपका प्रिज्म का डायग्राम बनता है, तो आपको पता है लाइट इस तरह से कुछ जाता है, यहाँ आने के बाद लाइट इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा जो कंक्लूजन है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 11th में सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहला है इमरजेंट रे, ये तो इंसिडेंट रे हो गया, ये इमरजेंट रे हो गया। द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट से पैरेलल है? तो बिल्कुल गलत हो गया।
द इमर्जेंट रे बेंड्स एट द एंगल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जिस तरफ से गया उसी तरफ नीचे वापस झुक गया इमर्जेंट रे। ये आप देख सकते हैं, इधर से गया झुक करके और वापस इधर ही साइड झुका है। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक एक करके और भी देखते हैं। सी में बोल रहा है द इमर्जेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर एट द राइट एंगल। तो क्या यहाँ पे राइट एंगल कुछ बन रहा है? बिल्कुल राइट एंगल नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है, द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे। तो ये जो इमर्जेंट रे है क्या वो परपेंडिकुलर हो रहा है? तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका, द इमर्जेंट रे बेंड्स एट एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट टू सेट अप द फोर जोन ऑफ ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाएगा। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन करते हैं, क्या ये एक्सपेरिमेंट सही होगा? तो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को 90 डिग्री पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लाइट बिल्कुल करेक्ट ऐसे पार हो जाएगा सीधा। तो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट तो यहाँ हो ही नहीं पाएगा, ग्लास स्लैब से एकदम बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट देखने में सही लग रहा है, लेकिन जो दो पिन के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है। आपको पता होगा 8 सेंटीमीटर मिनिमम रखना है तो आपका अच्छा इमेज आएगा। तो ये आपका डिस्टेंस कम है तो इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका देखते हैं, तो ये आपका डिस्टेंस भी बहुत अच्छा है और एंगल भी बहुत ही अच्छा लिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल बहुत ही ज़्यादा नीचे झुका दिया गया है, तो इसको भी हटा दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो बी नंबर का होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 डायग्राम्स द करेक्ट पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब बताइए ग्लास प्रिज्म में कौन सा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट है? दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इमेज उल्टा पलटा करके दिया गया लेकिन आपको बस बहुत अच्छे से समझना है। तो ये वाला को तो आप सबसे पहले हटा दीजिएगा क्योंकि इसका जो पाथ है बिल्कुल गलत बनाया गया है। इसको भी आप हटा दीजिएगा, इस तरह का आप कभी भी नहीं देखे हैं। तो ये दो तो हट गया। अब बचा आपके पास ये दो ऑप्शन ए और बी। अब ए और सी, तो ए और सी में अब बताइए कौन सा होना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, इधर से लाइट जाता है, इधर से आकर के इधर से चला जाता है। तो अब आप देखिए किस में मैच कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अगर आप पलट दीजिएगा उल्टा तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। इधर से ऐसे गया, इधर गया, वापस इधर झुक गया, है ना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ए ऑप्शन। इसको इन्वर्ट करके जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंगे, लेकिन हम लोग देखे होंगे कि क्या आप इस तरह से कोई इमेज देखे हैं सी में? तो हम लोग ऐसे तो नहीं पढ़े हैं, हम लोग तो पढ़े इस तरह से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू स्टडिंग द properties of acetic acid list to physical properties of acetic acid. He observes what happens when he adds a pinch of sodium hydrogen carbonate on the acid. Write any two observations. सबसे पहले आपको बताना है कोई दो चीज़ें बताइए आप एसिटिक एसिड के बारे में जो कि आपको फिजिकली देख सकते हैं। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? कलरलेस होता है, पहली बात। दूसरा क्या होता है? इट इज़ मिसिबल सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर को में ये मिक्स हो जाता है, एसिटिक एसिड वाटर में मिक्स हो जाता है और इसका कलर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन एडिंग अ पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रिस्क एफर्वेशंस इज ऑब्जर्व्ड। जब हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालते हैं तो ब्रिस्क एफर्वेशंस वहाँ से आता है। याद रखिएगा ब्रिस्क एफर्वेशंस यहाँ पर आता है। और इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस भी वहाँ से इवोल्यूट होता है, यानी ब्रिस्क एफर्वेशंस होता है और कलरलेस ऑर्डरलेस गैस भी होता है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज viewing under a microscope a permanent slide showing various stages of asexual reproduction by budding in yeast. Draw diagram of what he sees. अब आपको budding in yeast का ड्राइंग बनाना है तो बहुत ही अच्छे से बनाइएगा दोस्तों। ये आपका सबसे पहला स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में हल्का सा बर्ड बाहर आता है और थर्ड स्टेज में ये अपना जो रूप होता है, जो अपना जो फिगर होता है वो बना लेता है और लास्ट में ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से बडिंग इन ईस्ट का ड्राइंग बनेगा। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट प्लेसेस अ 8 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो क्या किए हम लोग, एक कन्वेक्स लेंस लिए और यहाँ पर हम लोग क्या किए 8 सेंटीमीटर का, ये जो 8 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, फोकल लेंथ उसका कितना है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यहाँ बना लिए।
30 सेंटीमीटर का उसका डिस्टेंस है, तो 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस भी बना लिए। उसके बाद है ही ऑब्टेन्स अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, व्हाट विल द नेचर ऑफ द इमेज। अब आपको नेचर बताना है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो ड्राइंग है, अब ये फोकल लेंथ के बाहर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो यहाँ से पहला जो रे होता है वो रे कहाँ से जा रहा है, तो देखिए पहला रे यहाँ से पैरेलल गया और पैरेलल जाने के बाद बेंट होकर के फोकस से पार होगा। सेकेंड रे होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से पार होकर के सीधा चला जाएगा। तो इस जगह पे कुछ ड्राइंग बन रहा है, तो जो इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये देखिए इमेज पलटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा है। मैग्नीफाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका साइज देखिए पहले कुछ इतना बड़ा था, अब इसका साइज इतना बड़ा हो गया, तो साइज बड़ा हो गया, तो मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड, उल्टा है इमेज। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे सभी कुछ कंप्लीट हो गया। आई होप कि दोस्तों 16 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया होगा आप सभी को समझ में आया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट क्वेरीज होगा तो कमेंट करके बताइए, और कुछ सजेशन होगा तो ज़रूर बताइए, आने वाले वीडियोस में मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं crackmycbse.com पर, तो आपको इस तरह के बहुत सारे बेहतरीन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।